हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, जिसमें हमारा टारगेट था डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है, क्योंकि आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि टाइम बहुत कम है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा फुल सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट कर रहे हैं। जिसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। एनवायरनमेंट आपका कंप्लीट हो गया है, आपका बायो कंप्लीट हो गया है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जो है इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है, उसके बाद में हम आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट कराएंगे, और आपकी पॉलिटी की सीरीज़ और हिस्ट्री ये सब साथ में ही चल रहा है। बायो कंप्लीट हो गया है, बायो के बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री करवाएंगे। तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है। और जिन्होंने जो है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो हमारे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। और जिसने इसके पहले की जो वीडियो है नहीं देखी हैं, तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर 20,000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ पूरी चल रही है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। और वहाँ पे इन्वायरमेंट और बायो और एंशिएंट हिस्ट्री के जो कंप्लीट क्लासेस हैं, उसको पूरा जो है पूरी क्लास को जो है कवर करके अपना जो है सब्जेक्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आज का हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है। 375 है पॉलिटी का। 374 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसको हम देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन है कि भारत एक गणतंत्र है। कारण है कि भारत में संविधान संघ तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन करता है। कथन क्या है कि भारत एक गणतंत्र है। कारण है कि भारत में संविधान संघ राज्यों में शक्तियों का विभाजन करता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत का राष्ट्रपति जो है एक निर्वाचित क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है। अतः भारत एक गणतंत्र है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान किया गया है। आपसे ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की कौन सी ऐसी अनुसूची है जिसमें संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो कौन सी सूची है, 7वीं सूची। संघ सूची में विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो क्या क्या हमने इसमें देखा, किंतु जो है दोनों में विरोध होने पर केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा। हमने ये जो बॉक्स इसमें हमने क्या क्या देखा। पहला पॉइंट जो इसमें देखा कि भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति एक निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष है, इसलिए जो है भारत क्या है, एक गणतंत्र है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है। अब ये सारे फैक्ट आपके लिए प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होता है, तो इन बॉक्सेस से क्वेश्चन आपका बन जाता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किया गया। जब आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की कौन सी ऐसी अनुसूची है जिसमें संघ सूची और राज्य सूची के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान से संबंधित है, तो कौन सी है, 7वीं अनुसूची है। फिर क्या है, संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार, और समवर्ती मतलब जो संघ सूची से संबंधित जितने भी जो है विषय होंगे, उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची से संबंधित जितने भी विषय होंगे, उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। किंतु यहाँ पे क्या है कि अगर जो है दोनों में विरोध होता है, तो फिर क्या होगा, केंद्र का ही कानून मान्य होता है। नेक्स्ट क्या है, कथन है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। क्या है, कथन है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। कारण है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो इसमें क्या है, कथन और कारण में जो है कथन सही है, कारण गलत है। भारत एक संघीय राज्य है। संघीय राज्य के आवश्यक लक्षण है लिखित संविधान। अभी सारे फैक्ट जो हैं, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी और आपके मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे हमारी मेंस की क्लास किए होंगे, उनको ये समझ में आ रहा होगा कि ये सारे जो फैक्ट्स हैं, वो हमने मेंस में पूरा डिटेल में कवर करवाया है, क्योंकि मेंस में हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं वहाँ पे। संघीय राज्य के आवश्यक लक्षण क्या है, एक लिखित संविधान है। संविधान द्वारा केंद्र और
इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। केंद्र और इकाइयों के मध्य विवादों के समाधान हेतु उच्चतम न्यायालय है, किंतु यह संघवादिता पूरी तरह से व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि शक्तियों के विभाजन का झुकाव केंद्र की ओर है। अवशिष्ट शक्तियां राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार अनुच्छेद 249, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 356 आदि प्रावधान भारत को पूर्ण संघीय राज्य बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कथन है और कारण है। कथन है कि भारत उस अर्थ में संघ नहीं है जो अर्थ अमेरिकी समझते हैं। दूसरा क्या है, कारण है भारत में दोहरी राज्य व्यवस्था नहीं है। तो इसके अंतर्गत क्या है, कथन तो सही है कि भारत उस अर्थ में संघ नहीं है जो अर्थ अमेरिकी समझते हैं। भारत में दोहरी राज्य व्यवस्था नहीं है, ये आपका गलत है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था अमेरिका जैसी नहीं है। भारतीय संघीय व्यवस्था में दोहरा शासन है। तात्पर्य है कि संघ राज्यों के लिए सरकारें अलग अलग और अपने अपने क्षेत्र में एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्या है, कथन है कि संघवादी व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। कारण है कि यह केंद्र तथा इकाइयों के बीच उत्पन्न विवाद का समाधान करती है। तो इसमें क्या है, कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। संघवादी व्यवस्था में एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का होना आवश्यक है, जो केंद्रीय एवं प्रांतीय शासनों के बीच संविधान विवादों का समाधान करते हुए अंतिम निर्णायक रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। तो किसका कथन है, यह भीमराव अंबेडकर का है। भीमराव अंबेडकर का मत है कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। किसका, संसद के दोनों सदनों का। संघीय क्षेत्रों को किसका प्रतिनिधित्व प्राप्त है, लोकसभा संसद का प्रथम तथा निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। हमने क्या देखा कि लोकसभा जो है संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। और इसके जो है, क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत के अनुसार लोकसभा की संरचना में राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में 530 से अनधिक सदस्य और संघ तथा राज्य क्षेत्रों में 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। इस प्रकार लोकसभा की सदस्य संख्या 550। 104वां संविधान संशोधन 2019 पूर्व जब 2 आंग्ल भारतीय मनोनयन का प्रावधान था, 552 थे। जब 104वां संविधान जो है संशोधन जो 2019 जो आया, उसके पहले जो है 2 आंग्ल भारतीय मनोनयन का भी प्रावधान था। तो सदस्य संख्या कितनी थी, 552 थी। उनसे अधिक नहीं हो सकती थी। अनुच्छेद 81 का 1 के अनुसार राज्यसभा में 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्दिष्ट होंगे। शेष 338 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, जिसमें संघ शासित प्रदेश दिल्ली के 3 सदस्य और पुडुचेरी का 1 सदस्य तथा जम्मू कश्मीर के 4 सदस्य चुने जाते हैं। अब ये जो सारे फैक्ट हैं, ये हमारी जो लक्ष्मीकांत की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने पूरा डिटेल में कंप्लीट कराया है। जिसने नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है उसको देखने का, तो जैसे ही आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाता है आप लोग उस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। और जो बच्चे 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो वो अभी से उस सीरीज़ को देखें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है आप लोगों को। क्योंकि उस सीरीज़ में क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम की सीरीज़ चल रही है, उसमें हम सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं डिटेल में, फिर चैप्टर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के और 10 क्वेश्चन आपके मेंस के पूरा डिटेल में हम कवर करवाते हैं। तो जिसके पास भी टाइम है सफिशिएंट, आप उसको जाके जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। किसको, न्यायपालिका को। संघीय व्यवस्था में कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसे संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है, न्यायपालिका को। संघीय शासन उस शासन को कहते हैं जिसमें राज्य की शक्ति केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकार के बीच बटी होती है। संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता उच्चतम न्यायालय का होना है। यह न्यायालय
उन वाद विवादों का निर्णय करता है जो समय समय पर केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच उत्पन्न होते हैं। उच्चतम न्यायालय उन कानूनों को भी वैध घोषित कर सकता है जो व्यवस्थापिका के द्वारा संविधान विरुद्ध बनाए गए हों। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ध्यातव्य है कि संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कथन और कारण दिया है। कथन क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है। कारण है कि यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। तो इसमें क्या है? कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रकृति है वो संघीय है क्योंकि संघ की इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र, प्रांतीय और संवर्ती सूची के विषयों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में विशेष परिस्थितियों में शक्ति के केंद्रीकरण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे केंद्र और राज्य संबंध, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस को देखेंगे। क्वेश्चन है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को संविधान से प्राधिकार प्राप्त होता है। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय तथा समस्त शक्तियां विधायी, कार्यपालक और वित्तीय केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित होती हैं। संविधान, अभी सारे फैक्ट जो हैं आपके आगे आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। एक वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखिए जिससे आपको सारे फैक्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसका भी आंसर आपको याद हो और उसके नीचे जो बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स में जो हम कंप्लीट करा रहे हैं, ये भी फैक्ट आपको जो है पूरे रटे होने चाहिए। संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान केंद्र और राज्य विधायी संबंधों के संबंध में कौन सा भाग है, तो भाग है आपका 11। भाग 11 के अध्याय 1 में आर्टिकल कौन सा है? 245 से लेके 255। फिर क्या है? भाग 11 का अध्याय 2 बात करता है अनुच्छेद 256 से 263 केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। और भाग 12 में किसकी बात की गई है? भाग 12 के अंतर्गत 268 से लेके 293 तक केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई। अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें क्या क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है एक बार फिर से देखेंगे। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को संविधान से प्राधिकार प्राप्त होता है। भारत का जो संविधान है अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियां विधायी, कार्यपालक, वित्तीय केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित हैं। फिर क्या है? शक्तियों का विभाजन हमने क्या देखा था कि कौन सी अनुसूची से संबंधित है? 7वीं अनुसूची, संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची। उसमें हमने क्या देखा था कि संघ सूची के संबंधित विषय पर जो है कौन कानून बना सकता है? वो केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानून राज्य सरकार बना सकती है। और जब यदि कोई जो है संवर्ती सूची के अंतर्गत दोनों ही कानून बना सकती है। उसमें क्या था कि यदि कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो समवर्ती सूची में हमने क्या देखा था कि दोनों ही जो है कानून बना सकते हैं केंद्र और राज्य, लेकिन अगर जो है राज्य के द्वारा बनाए गए कानून का जो है विरोध होता है तो उस पर जो है केंद्र का कानून को वरीयता दी जाएगी। तो ये हमने वहाँ पे देखा था, तो ये फैक्ट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने क्या देखा है कि संविधान का जो भाग 11 है, 11 का जो है चैप्टर 1 वो जो है अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्य की विधायी संबंधों की चर्चा करता है। ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या है? भाग जो है 11 का चैप्टर 2 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 256 से 263 तक यह केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या करता है। 245 से 255 तक किससे संबंधित है? विधायी, केंद्र और राज्य के विधायी संबंध। 245 के बाद क्या 55 के बाद क्या आएगा? 56 से 263 तक किससे संबंधित है? यह प्रशासनिक संबंध केंद्र और राज्य से संबंधित। फिर भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 267 से लेकर 293 केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों की चर्चा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है किसमें? 7वीं अनुसूची में भी हमने बताया था।
केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, जिस पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है। अब आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पे जो है आपको करंट मतलब गूगल पे जाके सर्च करिए कि यहाँ पे जो है जो संघ सूची के विषय हैं वो कितने हैं प्रेजेंट टाइम में, राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। ये आप जो है करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोग उसको देख लीजिएगा कि संघ सूची में और राज्य सूची, समवर्ती सूची में इस टाइम पे कितने विषय शामिल हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? क्या हमने देखा कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो वितरण है, वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण से को विनियमित करते हैं? 245 तथा 256। अनुच्छेद 245 संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय शक्तियों का विभाजन राज्य क्षेत्र के आधार पर किया जाता है तथा अनुच्छेद 246 यह सुनिश्चित करता है कि संसद और राज्य विधानमंडल को कौन से विषय के बारे में विधि बनाने की शक्ति है। इस प्रकार अनुच्छेद 245, 246 केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं संबंधित? इंद्रजीत कुमार गुप्ता। अभी सरकरिया जो आयोग है, सरकरिया आयोग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सरकरिया आयोग का संबंध किससे है, तो यह जो है संघ और राज्य संबंध से संबंधित है। फिर राजमन्नार समिति, पुंछी आयोग, ये तीनों जो है उसी से संबंधित हैं। 1998 में गठित इंद्रजीत गुप्त समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। केंद्र राज्य संबंध पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों समितियों का गठन किया गया है, जो इस प्रकार है। शीतलवाड़ समिति किससे संबंधित है? प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित है। राजमन्नार समिति है 1969, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973, सरकरिया आयोग 1983 है, पुंछी आयोग 2007 है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सरकरिया आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है? सक्रिय राजनीतिज्ञों को राज्यपाल न नियुक्त किया जाए। दूसरा क्या है, राज्य सरकारों द्वारा किए गए पैनल से राज्यपाल का चुनाव किया जाए। फिर क्या है, अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। केंद्र में सत्तारूढ़ दल से संबंध रखने वाले विपक्षी दल द्वारा शासित राज्य का राज्यपाल न नियुक्त किया जाए। तो सी इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। इसको हम देखेंगे क्या क्या है। केंद्र राज्य संबंधों का वास्तविक अध्ययन तथा पुनर्विलोकन करने के लिए 1983 में गठित सरकरिया आयोग ने राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को जीवन के किसी क्षेत्र में अग्रगण्य होना चाहिए। उसे राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। उसकी राजनीति में सामान्यतया बड़ी भूमिका न रही हो, विशेषकर हाल के अतीत में। राज्यपाल 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जो कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल का सदस्य हो, जिसमें शासन किसी अन्य दल के द्वारा चलाया गया हो। अब ये क्वेश्चन आपका मेंस में भी पूछा जा सकता है कि सरकरिया आयोग की जो संस्तुतियाँ थी उसमें कौन कौन से बातें सम्मिलित थी। नेक्स्ट क्या है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? यह जो है संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। क्या हमने देखा कि भारत में केंद्र और राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्याख्याओं पर और न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। भारत में केंद्र और राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों, परंपराओं, व्यवहारों, न्यायिक व्याख्याओं पर तथा परस्पर बातचीत आदि पर निर्भर करते हैं, क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ
भौगोलिक संरचना समान नहीं है, राज्यों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। इसी को ध्यान में रखकर केंद्र राज्यों के साथ अपना संबंध निर्धारित करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं। राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दृढ़ दलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता। राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। दृढ़ दलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता, राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव एवं अवशिष्ट शक्तियां भी संघ को सम्मिलित शक्तिशाली बनाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कथन और कारण दिया है। कथन है कि केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती है। कारण है कि राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है। अधिकतर भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्र और राज्यों में राजस्व वितरण की व्यवस्था बहुत कुछ भारत शासन अधिनियम 1935 का अनुसरण है। भारतीय संविधान का भाग 12 अनुच्छेद 268 से 281 केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तीनों सूचियों के विषय में परस्पर व्यापन हेतु संघीय व्यवस्थापिका को प्रधानता दी जाती है। अभी हमने इसके बारे में हमने देखा था। अनुच्छेद 254 व्यवस्था करता है कि सूचियों के विषय में विधान बनाने में केंद्र राज्य में यदि असंगति होती है तो राज्य द्वारा बनाई गई विधि विरोध की मात्रा तक शून्य होगी। हमने इसको भी जो है देखा था इसके पहले। नेक्स्ट क्या है। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं। नहीं। संविधान के अनुच्छेद 292, 293 में केंद्र और राज्य उधार लेने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत की संचित निधि की साख पर केंद्र देश के भीतर विदेशों से ऋण प्राप्त कर सकता है, पर कोई राज्य विधानमंडल द्वारा नियत सीमाओं के भीतर ही ऋण ले सकता है, वह विदेशों से ऋण प्राप्त नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्या है। भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन किया गया है। तो ये कहाँ से ली गई हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्या है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय दल कब जोड़ा गया है। तो यह 1992 में जोड़ा गया है। भारतीय संघवाद व्यवस्था में पंचायत नगरपालिका 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। 1992 में हुए संशोधन को तृतीय दल के से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतर्राज्यीय संबंध इंटर स्टेट रिलेशन। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है। तो कौन सा उत्तर प्रदेश इसके अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है। यह एक संवैधानिक संस्था है, ये इसका लक्षण नहीं है। क्या लक्षण है। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। यद्यपि जो है चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित किया गया है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है। क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के मध्य पारस्परिक संवाद कायम करना, राज्यों के आपसी विवादों को अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास करना। ये संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि संवैधिक निकाय हैं। क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र के सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ावा देना। ये परिषदें आर्थिक, सामाजिक योजना, भाषाई अल्पसंख्यक सीमा विवाद, अंतर्राज्यीय परिवहन आदि जैसे संबंधित विचार विमर्श तथा संस्तुति करती हैं। ये केवल चर्चात्मक परामर्शदात्री निकाय हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्षेत्रीय परिषदें
इनकी अध्यक्षता संघीय गृह मंत्री करता है और ये परामर्शदात्री निकाय हैं। केंद्र सरकार गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होते हैं। प्रत्येक मुख्यमंत्री क्रमानुसार 1 वर्ष के समय के लिए परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत। संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 263। ये भी पूछा जाता है कि किससे संबंधित है। अनुच्छेद 263 में राज्यों के मध्य केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्याख्या की गई है। यदि राष्ट्रपति को किसी समय यह लगे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह ऐसी परिषद का गठन कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था। यह परिषद अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कावेरी नदी जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन तो आपका जो है इसमें पूछा गया है, पॉलिटी पूछा गया है। ये आपका ज्योग्राफी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। क्या है? तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है और पुडुचेरी है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। भारत में नदी जल विवादों का इतिहास काफ़ी पुराना है। नदी जल विवाद उस समय ज़्यादा गंभीर हो जाता है जब नदी बारहमासी ना हो। प्रमुख प्रायद्वीप नदियों में से कावेरी नदी का उद्गम कोडागु कर्नाटक है। इसका प्रवाह बेसिन केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी तक विस्तारित है। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग तथा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई कानून बना सकती है। कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत के अधीन इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद को किसी अन्य राज्य देश के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम, अन्य निकाय के लिए किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को कार्यान्वित करने के लिए विधान बनाने में संसद के मार्ग में प्रसामान्य वितरण बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, चाहे ऐसा विधान राज्य के विषय के संबंध में ही क्यों न हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में किसे या किन्हें अंतर्राज्यीय परिषदों का प्रमुख उद्देश्य कहा जा सकता है। तो किसे? अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना, उन पर सलाह देना, केंद्र एवं राज्यों या एक से अधिक राज्यों के समान हितों के विषय पर अन्वेषण का विचार विमर्श करना, राज्यों के मध्य समन्वय के विषयों पर संस्तुति करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषदों के गठन का प्रावधान है। वर्ष 1983 में न्यायमूर्ति SR सकरिया की अध्यक्षता में गठित आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना, उन पर सलाह देना, केंद्र तथा राज्यों या एक से अधिक राज्यों के समान हितों के विषय पर अन्वेषण विचार विमर्श करना, राज्यों के मध्य समन्वय के विषयों पर संस्तुति करना। इसकी प्रकृति सिर्फ सलाहकारी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपातकालीन उपबंध। आपातकाल में किसी एक विधान सभा की अवधि बढ़ा सकता है संघीय संसद। आपातकाल अनुच्छेद जो है 352 के समय संसद किसी राज्य के विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष प्रत्येक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन आपातकाल की समाप्ति के बाद यह अवधि 6 महीने तक ही रह सकती है। नेक्स्ट क्या है? संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे जो संबंधित है। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय आपात के मध्य भारत के संविधान के अंतर्गत लोकसभा की 5 वर्ष की अवधि को एक बार बढ़ाया जा सकता है। कितना? केवल 1 वर्ष के लिए। अनुच्छेद 352 में निहित है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से
की सुरक्षा खतरे में हो, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय की लिखित संसूचना प्राप्त होने पर राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में या उसके राज्य क्षेत्र में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है, वह अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। इसके तहत लोकसभा की 5 वर्ष की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है तथा राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी प्रत्येक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। दोनों विस्तार आपात की काल की समाप्ति के बाद अधिकतम 6 महीने तक के लिए ही लागू रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा हो, किसको? बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह। तो इसमें क्या है, बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह से जो है खतरा होगा तब। नेक्स्ट हम देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? तो कभी भी नहीं की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान दिया गया है। भारत में अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 356। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पटियाला ईस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो कौन सा है? 352 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात की घोषणा का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात 356, वित्तीय आपात 360। अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपात को 1 महीने में संसद को अनुमोदन मिलना अनिवार्य है, नहीं तो यह स्वतः 1 माह पश्चात समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 360 के तहत घोषित आपात को संसदीय अनुमोदन की अवधि 2 महीने तक है। नेक्स्ट क्या है, आपात की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति शासन अधिनियम लगाया जा सकता है 3 वर्ष तक। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक की होती है 44वें, ऐसा कब बताया गया? 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा। अनुच्छेद 356 के खंड 5 प्रतिस्थापित कर वह विधि बना दी गई है कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा की अवधि को 1 वर्ष के लिए परिसीमित कर दिया गया है। इसका अपवाद तभी हो सकता है जब अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा प्रदत्त हो तथा निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि तुरंत निर्वाचन कराना असंभव है। ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसके बने रहने के लिए उत्तरोत्तर जो है संकल्प पारित कर यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो क्या है, युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह इसके अंतर्गत आता है, आंतरिक अशांति नहीं है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित कर दिया गया। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से विस्थापित किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है? 44वां संविधान संशोधन 1978 का। आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा कराना संभव नहीं है, जैसा कि 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को प्राधिकार देता है कि वह संविधान के भाग 3 में प्रत्याभूत सभी मूल अधिकारों को प्रवर्तन के आदेश द्वारा निलंबित कर दे। अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 21 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अधिकार इसके अपवाद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर भारतीय संविधान के अंतर्गत
संसद की विधायनी शक्ति का विस्तार हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, यद्यपि किसी राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों से निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो कहाँ पे? पेशू में। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन में लागू किया गया था। बाद में यह क्षेत्र पंजाब राज्य में मिल गया। तो ये हमारा जो आज की सीरीज़ यहीं तो कंप्लीट होती है। आप लोगों को हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप लोगों का इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गया है, बायो कंप्लीट हो गया है और एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। जिसने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसकी जो है ये जो पॉलिटी हो रहा है, पॉलिटी के पहले के जो चैप्टर है वो भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डेली हमारा 2 घंटे का कंटेंट रहता है, जिसमें हमारी 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। आप जब चारों वीडियो को देखेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 20,000 जो क्वेश्चन है वो डेली के चारों वीडियो में कंप्लीट हो रहे हैं, ना कि एक वीडियो में। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।